वेलकम टू स्मार्ट जी के ट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, हम बायोलॉजी के सीरीज में आज बात करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे कि आपको पता होगा कि लास्ट क्लास में हमने भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था। जो बेसिक चीज़ें थी उसको पढ़ा था और कुछ चीज़ें रह गई थी, तो कुछ चीज़ें हम पिछले क्लास के यहाँ पे रिमाइंड कराएंगे आपको। उसके साथ ही हम जो आगे का टॉपिक है उसको भी कवर करने वाले हैं इस क्लास में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, बायोलॉजी से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और बहुत अंदर से क्वेश्चन उठा लेता है जो कि बच्चों को समझ में नहीं आ पाता। जब आपका कंसेप्ट एक एक क्लियर रहेगा, थ्योरी सेक्शन को आप अच्छे से पढ़े रहेंगे, तो क्वेश्चन किसी भी लेवल का बन जाए आप क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, थ्योरी सेक्शन को आप नहीं पढ़े रहेंगे, तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अगर थोड़ा इजी भी क्वेश्चन भी दे दे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आंसर को गलत कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि शुरू से लास्ट तक जरूर वीडियो देखें, तभी आपका पूरा कंसेप्ट हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि हर टॉपिक को, जैसे रेस्पिरेटरी हमने पढ़ाया था, उसमें भी कंप्लीट होने के बाद हमने एमसीक्यू लगवाया था। और इस चैप्टर को जैसे कि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम को एंड होने पे लास्ट में हम एमसीक्यू करेंगे। और जो भी डाउट रह जाते हैं थ्योरी सेक्शन में, उस थ्योरी सेक्शन के डाउट को हम एमसीक्यू में क्लियर कर लेते हैं। तो थ्योरी को भी पढ़ते हैं और एमसीक्यू को भी करते हैं, ताकि हम और भी स्ट्रांग हो जाए बायोलॉजी के बारे में। और जो भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से हर एग्जाम में 2, 4, 10 क्वेश्चन लगभग मिल जाते हैं देखने को। और जो भी अगर जनरल साइंस की बात करें तो जनरल साइंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी से ही आते हैं। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री से उतने क्वेश्चन नहीं आते। फिजिक्स और केमिस्ट्री से जितने क्वेश्चन आते हैं टोटली उतना बायोलॉजी से अकेले ही आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरा कहने का मतलब है कि आप जो भी सेशन हो रहा है हमारा, उसको ध्यान से देखा करिए और शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखा करें, स्किप न करके देखा करें, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर ना हो पाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो आज का टॉपिक है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र। हिंदी में बोले तो परिसंचरण तंत्र। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ हम आज डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने कुछ चीज़ों को डिस्कस कर लिया था, तो थोड़ी सी रिमाइंड कराते चलेंगे उन सारे टॉपिक को भी। इसके बाद हम आगे जो छूटे हुए टॉपिक हैं उसको भी क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि परिसंचरण तंत्र में जो मुख्य रूप से कौन कौन से ऑर्गन हैं, कौन कौन से चीज़ें हैं जो भूमिका निभाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन चीज़ों को। तो सबसे पहला होता है ब्लड। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इन चीज़ों को ज़्यादा विस्तृत में नहीं पढ़ेंगे, लास्ट क्लास में जो चीज़ें पढ़ लिए हैं उसको हम यहाँ थोड़ा पार्शली ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड के बोले तो रक्त। ठीक है फ्रेंड्स, रक्त होता है। अगर हम दूसरे ऑर्गन की बात करें तो हार्ट होता है, हार्ट यानी हृदय। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरा आ जाता है वेसल्स यानी वाहिकाएं। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें क्या है, ब्लड चलता है। तो फ्रेंड्स, हमने इन चीज़ों के बारे में देख लिया था, काफ़ी डिटेल में पीछे पढ़ा था लास्ट क्लास में। और फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने ब्लड को पढ़ा था। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने ब्लड को पढ़ा था। बाकी और दो हार्ट और वेसल्स है उसको नहीं पढ़ा था। तो ब्लड में भी हमने देखा था कि ब्लड की बात कर लें तो जो ब्लड है उसके क्या क्या कंपोनेंट हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम सबसे पहले ब्लड की बात किए थे पिछले क्लास में। तो ब्लड के हमने देखा था कि ब्लड को अगर इसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं, तो इसके 2 कंपोनेंट थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ब्लड की 2 कंपोनेंट कौन कौन से थे उसको भी हम देखते चलते हैं। ब्लड के 2 कंपोनेंट थे कौन कौन से। अगर हम इसी तरह पहले की बात करें तो पहला था हमारा प्लाज्मा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम दूसरे की बात करें यहाँ पे तो कार्पल्स थे, यानी ब्लड कार्पल्स। ठीक है फ्रेंड्स, यानी रक्त कणिकाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ हमने प्लाज्मा में देखा था
कि प्लाज्मा जो है, ठीक है फ्रेंड्स, प्लाज्मा क्या है, अगर ब्लड दो घटकों में बटा हुआ है, ब्लड के दो कंपोनेंट हैं, तो प्लाज्मा था 55%, ठीक है फ्रेंड्स, जो ब्लड है, और उसके कणिकाएं, जो प्लाज्मा में कणिकाएं होती हैं वो कितने होते हैं, कितने परसेंट, तो बाकी हमारे 100 में से 45% बचे, तो 45% क्या होते हैं, रक्त कणिकाएं होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी द्रव होता है, ठीक है फ्रेंड्स, और ये कैसा होता है, ये ठोस सोलाइड फॉर्म में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देख लिया, अब जो प्लाज्मा में 55% होते हैं, इसमें भी क्या क्या हमने देखा था कि इसमें देखा था कि 90% जो होता है क्या होता है, जल होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम 10% की बात करें, बाकी के शेष 10 बचते हैं, तो 10% में क्या क्या रह जाते हैं, 10% में ऑर्गेनिक, ठीक है फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक, और दूसरे की बात करें तो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है फ्रेंड्स, कंपाउंड इसमें 10% में आते हैं। अगर हम यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से आते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कि कार्बनिक तत्व आते हैं, अगर हम बात कर लें इसमें ऑर्गेनिक में, तो इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे पोषक तत्व, ठीक है फ्रेंड्स, पोषक तत्वों में कौन कौन सी चीजें आते हैं, जैसे कि हम बात कर लें कि जब भोजन करते हैं हम, तो हमारी छोटी यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, वहाँ पे पूर्ण रूप से भोजन का पाचन हो जाता है, और पाचन होने के बाद वहाँ पे एक चूसर होता है, और उसके माध्यम से क्या है, वहाँ पे बहुत सारे पोषक पदार्थ, जैसे हम बात कर लें ग्लूकोज, इसके बाद की हम बात कर लें ग्लूकोज, वसा, इस तरह से, और हम अमीनो एसिड, और बात कर लें और क्या वहाँ से आता है, विटामिन्स, ठीक है फ्रेंड्स, विटामिन्स, क्योंकि विटामिन्स हम इंटरनली हमारे बॉडी में उसका निर्माण नहीं होता, हम बाहर से ही इसको ग्रहण करते हैं किसी एक्सटर्नल सोर्सेस से। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ जाते हैं, और ये कहाँ से हम लेते हैं, ये हम बाहर से लेते हैं इन सारे चीज़ों को, ये भी हमारे ब्लड में मिलते हैं। और हम दूसरे की बात कर लें और क्या ऑर्गेनिक में आते हैं, तो और जैसे कि हम बात कर लें प्रोटीन, ठीक है फ्रेंड्स, प्रोटीन, तो कौन कौन से प्रोटीन ब्लड में होते हैं, जैसे कि हम बात कर लें एल्ब्यूमिन, ठीक है फ्रेंड्स, एल्ब्यूमिन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे क्या हैं, ब्लड में होते हैं। और अगर हम बात कर लें ये सारे जो है इसमें, ठीक है, और अगला कौन सा होता है, फाइब्रिनोजेन, ये सारे जो होते हैं ब्लड में होते हैं। और ब्लड जब कट जाता है, यानी कि हमारा बॉडी कहीं से कट जाता है, तो ब्लड क्या है, ब्लड बाहर निकलने लगता है, और बाहर निकलने के बाद आप देखते होंगे कि उसका क्या है, थोड़ी देर में वो ब्लड बंद हो जाता है, उसके ऊपर जो ब्लड जहाँ से निकलता है वहाँ पे एक थक्का जम जाता है, यानी ब्लड को रोकने का, क्लॉटिंग का काम होता है। तो ये सारे जो विटामिन्स हैं यही सब काम करते हैं ब्लड क्लॉटिंग का, जो हमारे बॉडी से डायरेक्टली क्या है, लगातार ब्लड का बाहर निकला न हो, इसलिए ये जो प्रोटीन है, ये सारे प्रोटीन जमाने का काम करते हैं, क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये निर्माण कहाँ होते हैं, तो ये यकृत में, ठीक है फ्रेंड्स, इनका निर्माण यकृत में होता है। और हम बात कर लें इसमें कि फ्रेंड्स, जैसे कि ब्लड को क्लॉटिंग करने का काम करता है, लेकिन जब हमारे बॉडी में होता है तो ब्लड, तो वो क्यों नहीं, वहाँ पे उसका क्यों नहीं क्लॉटिंग होता, तो उसका इसलिए क्लॉटिंग नहीं होता क्योंकि एक और प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, प्रोटीन पाया जाता है जो कि हमारे बॉडी में जब ब्लड रहता है तो वो प्रोटीन कौन सा होता है, हिपेरिन,
ठीक है फ्रेंड्स। हिपेरिन नामक प्रोटीन होता है जो हमारे बॉडी में अंदर रक्त थक्का जमने से उसको बचाता है, यानी ब्लड को क्लॉटिंग होने से बचाता है। तो वो प्रोटीन कौन सा है? हिपेरिन। तो फ्रेंड्स ये सारे चीज़ें एग्जाम में पूछ लेते हैं कि प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण कहाँ होता है, एल्ब्यूमिन कहाँ बनता है और थ्रोम्बिन कहाँ बनता है, फाइब्रिनोजिन का निर्माण कहाँ होता है। तो ये सारे यकृत में होते हैं। हिपेरिन का भी निर्माण यकृत में होते हैं, हमारे लीवर में होता है। और हम बात कर लें कि एल्ब्यूमिन जो है वो क्या करता है? हमारे बॉडी में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। मुख्य भूमिका जो प्रतिरोधक का होता है, यानी कोई बाहर से अगर एडवांटेज कोई बैक्टीरिया और इस तरह के कोई हमारे सब्सटेंस हमारे बॉडी में आते हैं तो एल्ब्यूमिन के माध्यम से ही उसको क्या कर लिया जाता है? नष्ट कर दिया जाता है। तो एल्ब्यूमिन है ये प्रतिरोधक का भी काम करता है। प्रतिरोधन का काम नहीं करता, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करता है, प्रतिरोधन क्षमता। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने देख लिया। और हमने देखा था कि इसमें तो इतना हो गया। और इनऑर्गेनिक की बात कर लें तो ये तो सारे ऑर्गेनिक में हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक्स में हो गए। और हम अगर बात कर लें कि इसमें इनऑर्गेनिक्स में कौन कौन से आते हैं, तो इनऑर्गेनिक्स जो होते हैं इसमें फ्रेंड्स खनिज लवण आते हैं। खनिज लवण की बात कर लें हम तो NaCl, ठीक है फ्रेंड्स, यानी सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम फास्फेट यानी कैल्शियम फास्फेट, ये सारी चीजें खनिज लवण में आते हैं जो कि ठोस रूप में होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी चीजों को हमने देखा था। अब हम बात कर लेंगे ब्लड कार्पल्स जो कि 45% पाए जाते हैं। तो ब्लड कार्पल्स में कौन कौन से होते हैं? RBC, WBC, ठीक है फ्रेंड्स, WBC और प्लेटलेट्स। RBC की बात करें अगर इसका फुल फॉर्म का तो रेड ब्लड कार्पल्स यानी लाल रुधिर कणिकाएं। WBC की बात करें तो व्हाइट ब्लड कार्पल्स यानी श्वेत रक्त कोश कणिकाएं। और प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स ही बोलते हैं। तो इस तरह से बॉडी में ये कण पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमने देखा कि 55% क्या है? प्लाज्मा, जो कि द्रव के रूप में होता है। ठीक है, और 45% कण होते हैं RBC, WBC और प्लेटलेट्स। जो क्या करता है? जो 55% प्लाज्मा होता है, इन कणिकाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कराने का काम करता है। इसी प्लाज्मा में ये जो हैं, जो कार्पल्स हैं, ये मूव करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, आते जाते रहते हैं, ट्रेवल करते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने सबसे पहले RBC के बारे में पढ़ लिया था। वहाँ पे जो RBC था इसके बारे में पढ़ लिया था। कुछ चीज़ों को थोड़ी सी जान लेते हैं। इसके बाद हम अगले क्लास में और पढ़ने वाले हैं, क्योंकि उसमें WBC और प्लेटलेट्स के बारे में हमने नहीं पढ़ा था, RBC तक ही पढ़ा था। तो RBC के बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। तो RBC जो होता है इसको क्या रेड ब्लड कार्पल्स कहते हैं। तो इसका जो रंग होता है लाल, इसका रंग कैसा होता है? लाल। ये किसके कारण होता है? तो ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण, हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन प्रोटीन, ये जो लाल रंग होता है इसमें किसके कारण होता है? इसमें एक जो एलिमेंट इसमें मौजूद होता है, कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट रहता है इसमें? Fe यानी आयरन इसमें जो तत्व है वो मौजूद होता है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन ब्लड को लाल करके रखता है। अगर हम बात करें कि एक RBC में कितने हीमोग्लोबिन के कण होते हैं, तो हमने पिछले वाले क्लास में बताया था कि 270 मिलियन। ठीक है फ्रेंड्स, एक RBC का कण में कितने मिलियन होते हैं? 270 मिलियन हीमोग्लोबिन के कण होते हैं। फ्रेंड्स, आपने कभी देखा होगा कि जब आप सेब काट के थोड़ी देर उसके हवा में छोड़ देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या है? हवा में छोड़ने के बाद सेब कटा हुआ जो भाग होता है क्या होता है? थोड़ी थोड़ी रेड हो जाता है। ठीक है, ब्राउन कलर का, रेड कलर का होने लगता है। वो किसके कारण होता है? तो उसमें क्या है, जो सेब होता है उसमें भी आयरन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आयरन होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा तो नहीं होता, थोड़े मात्रा में होता है, कुछ % में होता है, लेकिन इस
आयरन के कारण ही वो क्या है, रेड होने लगता है, भूरा होने लगता है। उसी तरह से जब एक आरबीसी में 270 मिलियन यहाँ पे हीमोग्लोबिन है, तो समझिए ब्लड का रक्त कितना लाल, कितना डार्क रेड होगा, आप खुद ही समझ सकते हैं। इसीलिए ब्लड का जो कलर होता है बिल्कुल डार्क रेड होता है, और उसको एक बूंद भी कहीं गिर जाए तो उसका कलर बिल्कुल ही डार्क दिखता है वहाँ पे। तो कहने का मतलब यहाँ है कि जो लाल कलर होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है, और एक आरबीसी में 270 मिलियन यहाँ पे हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है ब्लड के। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, जैसे कि आप हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है ब्लड में तो वीकनेस लगने लगती है, कमजोरी आने लगती है। तो ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या है, जैसे हमने जब रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ रहा था तो क्या हो रहा था, जैसे CO2 और O2 का एक्सचेंज लंग्स में हो रहा था, लंग्स में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहाँ पे एक्सचेंज हो रहा था। तो जो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में इंटर करती थी वो लेके कौन विभिन्न कोशिकाओं तक जाता था, हीमोग्लोबिन लेके जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, यानी जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा हमारे बॉडी में, ठीक है, उतना ज़्यादा ऑक्सीजन का परिवहन होगा, ट्रांसपोर्टेशन एक स्थान से दूसरे स्थान पे होगा। यानी विभिन्न जो सेल्स हैं हमारे बॉडी में, वो विभिन्न सेल तक आसानी से O2 पहुँचेगा, और O2 पहुँचने के बाद वहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन क्रिया होगी ऑक्सीजन की उपस्थिति में सेल्स में। और ऑक्सीडेशन में आप जानते हैं कि वहाँ पे बहुत सारा ऊर्जा मुक्त होता है, जो कि हमारी बॉडी को डेली के कार्य करने के लिए एनर्जी प्रदान करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या कह रहे थे यहाँ पे, हम बात ये कह रहे थे कि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में तो वीकनेस आ जाती है। उसके लिए हम टॉनिक लेते हैं या फिर कुछ ऐसे फ्रूट्स खाते हैं जो कि यहाँ पे हीमोग्लोबिन के हमारी बॉडी को पूर्ति कर दे। तो इसलिए कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम होने से वीकनेस आती है कि हीमोग्लोबिन कम होगा। हीमोग्लोबिन के एक आरबीसी में जैसे 270 मिलियन है, जितने कम होंगे उतने क्या है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कम होता जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कम होता जाएगा, जिससे क्या है, कम ऑक्सीजन सेल्स में पहुंचेंगे और ऑक्सीडेशन की क्रिया कम होगी, जिसके कारण कम एनर्जी हमें हमारी बॉडी को प्राप्त होगी, कम एनर्जी वहाँ से उत्सर्जित होगा, जो क्या है, जितना हमें कार्य करने के लिए चाहिए था उतना एनर्जी हमें हमारे बॉडी को नहीं मिल पा रहा है, जिससे हम वीकनेस फील करते हैं, कमजोरी फील करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। और जैसे आरबीसी के बारे में और कुछ चीज़ें हमने वहाँ पे पढ़ा था, तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो आरबीसी होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस उसमें नहीं पाया जाता। ठीक है फ्रेंड्स, न्यूक्लियस यानी केंद्रक की बात करें तो आरबीसी में केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शन में जो जंतु हैं, कुछ ऐसे एनिमल हैं जिसमें क्या है, आरबीसी में उनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। जैसे कि हम बात कर लें कि ऊंट, ठीक है फ्रेंड्स, ऊंट और लैमा दो ऐसे एनिमल हैं जिसमें क्या है, उनके रक्त में जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड कॉर्पल्स, उसमें केंद्रक पाया जाता है। तो इस चीज़ों को, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये ऊंट और लैमा जो ऐसे हैं जिसपे आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन चीज़ों को हमने देख लिया। अगर हम बात कर लें, और फ्रेंड्स हम यहाँ पे देखे थे कि कुछ ऐसे भी जो जंतु हैं जिसमें क्या है, ब्लड उनका रेड नहीं होता, कुछ और ही कलर का होता है। जैसे हम बात करें, किसका बात कर लें, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस का ब्लड कैसा होता है, क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऑक्टोपस का ब्लड कैसा होता है। तो ऑक्टोपस का जो ब्लड होता है वो नीला होता है। अब नीला क्यों होता है, तो हमने देखा कि जो आरबीसी है यानी रेड ब्लड कार्पल्स, इसमें हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन में क्या है, आयरन है, जिसके कारण ब्लड रेड हो रहा है। और सेब वाला एग्जाम्पल भी देखा। लेकिन जो ऑक्टोपस है उसमें ब्लड नीला क्यों हो रहा है, तो इसमें कोई ना कोई जो एलिमेंट है वो मौजूद होगा, यानी कोई ना कोई तत्व होगा जिसके कारण ब्लड ब्लू हो रहा है। तो इसमें कॉपर पाया जाता है इसके ब्लड में, जैसे यहाँ लाल ब्लड में Fe पाया जाता है आयरन, उसी तरह कॉपर पाया जाता है, कॉपर के कारण नीला होता है। इसी तरह हम बात करें कि जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच, ठीक है फ्रेंड्स, कॉकरोच का ब्लड कैसा होता है, कॉकरोच का ब्लड पीला होता है। ठीक है, पीला होता है, क्यों पीला होता है, क्योंकि हेमोसिल्स नामक उसमें पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण काला होता है, सॉरी काला नहीं पीला होता है। ठीक है फ्रेंड्स,
अब हम बात करने वाले हैं आगे WBC और प्लेटलेट्स, क्योंकि ये तो हमने पिछले क्लास के इतने सारे चीज़ों को देखा था। अब हम आज बात करने वाले हैं मुख्य रूप से प्लेटलेट्स और WBC के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक एक करके इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमने RBC के बारे में डिस्कस किया था। तो जो RBC, WBC और प्लेटलेट्स ये सब क्या है, ब्लड के कण हैं यानी कार्पल्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनके बारे में आगे डिस्कस करते हैं एक एक करके। फ्रेंड्स आगे हम बात करते हैं यहाँ WBC के बारे में। जैसे कि हमने वहाँ पे पढ़ा था कण कि जो 3 तरह के होते हैं कार्पल्स, तो हम 2 चीज़ रह गए थे, तो हम WBC की बात करते हैं। WBC, ठीक है फ्रेंड्स। WBC की बात करें तो वाइट ब्लड कार्पल्स, ठीक है फ्रेंड्स, यानी इसको बात करें तो श्वेत रुधिर कणिकाएं हिंदी में। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो वाइट ब्लड कार्पल्स होते हैं ये हमारे बॉडी में ही पाए जाते हैं। अब ये किस में पाए जाते हैं, ये प्लाज्मा में ही पाया जाता है। लेकिन इसका अगर हम वर्क की बात करें तो ये हमारे बॉडी में क्या करता है, प्रतिरक्षा का काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रतिरक्षा काम करने का मतलब कि जो भी एडवांटेज, जो भी मटेरियल बाहर से आते हैं, ठीक है, या फिर कोई जीवाणु यानी बैक्टीरिया, वायरस बॉडी में इंटर करते हैं, उसको भक्षण करने का काम करती है, उसको मारने का काम करती है, और मारकर हमारे बॉडी को इन्फेक्टेड होने से बचाती है। वो बचाने का काम कौन सा करता है, यानी हम यहाँ पे बात कर लें तो ये रक्षात्मक कार्य करती है हमारी बॉडी के लिए। क्या काम करती है, रक्षात्मक या रक्षा करने का काम करती है WBC। तो इस तरह से ये क्या है, बैक्टीरिया, वायरस और जो भी एडवांटेज चीज़ें होते हैं उनसे ये ब्लड में जो इंटर कर जाते हैं उससे रक्षा करती है हमारी बॉडी को, और बॉडी को इन्फेक्टेड होने से बचाती है। तो हम बात कर लेते हैं कि WBC जो होता है, इसकी अगर आकृति की बात कर लें, अगर इसकी हम साइज की बात कर लें, ठीक है फ्रेंड्स, साइज की, इसकी आकृति की, तो ये अनियमित आकृति का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कैसी होती है, अनियमित होती है। अगर हम इसमें केंद्रक की बात करें तो इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। केंद्रक कैसा होता है, उपस्थित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि हमने देखा था कि RBC जो था उसमें क्या था, उसका आकृति भी निश्चित था। कैसा था, कॉनकेव, उभय उत्तल। उसके जो भी सेल्स के कण होते थे, कार्पल्स होते थे, वो कैसे होते थे, सेल्स बाई कॉनकेव यानी उभय उत्तल होते थे। लेकिन यहाँ पे अनियमित आकृति की है, कोई आकृति नहीं है। और दूसरी बात की बात करें तो ये क्या है, इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जबकि RBC में केंद्रक उपस्थित नहीं होता था, और ये हमारे बॉडी को रक्षात्मक कार्य करती है। जो इसको हम बांटे हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं कि WBC कितने पार्ट में बटा हुआ है, 2 पार्टों में बटा है। अगर हम बात कर लें पहले की, तो पहला कौन सा होता है, कर्णयुक्त होते हैं। कर्णयुक्त यानी कर्णयुक्त में कौन कौन से आते हैं, तो इसको भी बांटा गया है कर्णयुक्त में। यूसनोफिल्स, ठीक है फ्रेंड, ये सब कर्णयुक्त है, ये कणिकाएं हैं कर्ण। और हम बात कर लें दूसरा का तो बेसोफिल्स, ठीक है फ्रेंड्स, बेसोफिल्स। तीसरे की बात करें यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स, ठीक है फ्रेंड्स, न्यूट्रोफिल्स होता है। अगले हम बात करें तो कर्णविहीन, जिसमें कर्ण नहीं पाए जाते, कर्णविहीन WBC। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी कर्णयुक्त WBC है। इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें मुख्य रूप से 2 चीज आते हैं, मोनोसाइट्स, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम दूसरे की बात करें तो इसमें दूसरा आ जाता है लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज हो गया। अगर हम बात करें कि WBC क्या है, तो जो WBC हमारे बॉडी में जितने भी जैसे कि RBC और प्लेटलेट्स होते हैं, उन सभी कणिकाओं से ये सबसे बड़ा होता है, तीनों में से सबसे बड़ा होता है। और RBC से ये कम मात्रा में हमारे बॉडी में पाया जाता है, लेकिन बहुत काम का चीज़ है, क्योंकि ये हमारी बॉडी को रक्षा करता है, इन्फेक्टेड होने से हमारी बॉडी को बचाता है। और हमने देखा
कि WBC दो भागों में आगे चल के डिवाइड हो जाता है। वो कौन कौन से दो भाग हैं? पहला है कणयुक्त WBC, दूसरा कणविहीन। कणयुक्त में कौन कौन सा है? यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। इसको हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे। और हम कण विहीन की बात करें जिनमें कण नहीं उपस्थित होता WBC में, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट। अगर हम मोनोसाइट की बात करें तो जो WBC है उसका सबसे बड़ा कण होता है, सबसे बड़ा कण, सबसे बड़ा कण। ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम यहाँ पे लिम्फोसाइट्स की बात करें तो लिम्फोसाइट क्या होता है? सबसे छोटा कण, छोटा कण। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमने देख लिया। अब हम आगे करके एक एक करके इन चीज़ों को पढ़ते हैं। और इसका और डिवाइडेशन की बात करें लिम्फोसाइट, तो लिम्फोसाइट भी दो भागों में डिवाइड हो जाता है। जैसे हम बात कर ले यहाँ पे तो बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, ठीक है फ्रेंड्स, बी। और दूसरा कौन सा होता है? टी लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट्स। ठीक है फ्रेंड्स। बी लिम्फोसाइट क्या होता है और टी लिम्फोसाइट हम आगे एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे हम बात कर लेते हैं कि जो ये बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट होते हैं ये क्या करते हैं? शरीर की प्रतिरक्षा यानी एंटीबॉडी का काम करते हैं। एंटीबॉडी का काम कौन करते हैं WBC में? बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम यहाँ पे टी लिम्फोसाइट की बात करें तो टी लिम्फोसाइट जो होते हैं, जो भी वायरस या बैक्टीरिया हमारे बॉडी में इंटर करता है उनको ये डायरेक्ट हमला करता है, उन पे डायरेक्ट अटैक करता है और उन्हें फिनिश कर देता है। लेकिन अगर यहाँ पे हम बी लिम्फोसाइट की बात करें तो बी लिम्फोसाइट जो होता है वो डायरेक्ट यहाँ आक्रमण नहीं करता, डायरेक्ट उन पे अटैक नहीं करता। ये क्या करते हैं? पहले बी लिम्फोसाइट कम एक्टिव होते हैं, ठीक है, लेकिन टी लिम्फोसाइट ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इसलिए बी लिम्फोसाइट जो होता है पहले अपना इकट्ठा होते हैं, संगठन बनाते हैं, संगठित होते हैं। इसके बाद कोई भी अगर अनवांटेड रुधिर में अगर चीज़ें आती हैं तो उन पे अटैक करते हैं, उन्हें नष्ट कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से देख लिया। और इस तरह से हमने देख लिया कि जो मोनोसाइट्स होते हैं वो WBC का सबसे बड़ा कण होते हैं और लिम्फोसाइट सबसे छोटा कण होते हैं इसमें। ठीक है फ्रेंड्स। और ये क्या करते हैं? कण विहीन होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया। अब हम आगे बात करने वाले हैं। आगे इसमें जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो ब्लड के थे 3 पार्ट थे और 3 पार्ट में हमारा बचा हुआ है प्लेटलेट्स। ठीक है फ्रेंड्स। तो प्लेटलेट्स के बारे में देख लेते हैं। प्लेटलेट्स, ठीक है फ्रेंड्स। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? तो प्लेटलेट्स जो होते हैं इसका मुख्य कार्य होता है फ्रेंड्स, हमारे बॉडी में जब रक्त क्या है, कहीं पे हमारा बॉडी कट जाता है और कटने के बाद रक्त बाहर निकलने लगता है, तो अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स नहीं रहता है जितनी हमारी बॉडी में होना चाहिए, तो क्या है, लगातार ब्लड बहता रहता है, उसका थक्का यानी क्लॉटिंग नहीं होता है। तो ये जो प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स के कारण ही बॉडी क्या है, बॉडी से रक्त निकलना बंद होता है, बॉडी जहाँ कटता है वहाँ पे क्लॉटिंग हो जाता है, थक्का जम जाता है, जिसके कारण ब्लड निकलना बंद हो जाता है। और अगर हम बात कर लें कि प्लेटलेट्स हमारे बॉडी में कितना होना चाहिए, लगभग तो 1.5 लाख से लेके 4 लाख के बीच में होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ें पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो प्लेटलेट्स लगभग इतना होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं, इसी तरह अगर हम बात कर लें कि प्लेटलेट्स का जीवन काल क्या होता है, तो इसका जीवन काल 8 से 12 दिन होता है। इसी तरह अगर WBC की बात कर लें तो इसका भी 8 से 10 से 15 दिन होता है इसका जीवन काल, ज़्यादा दिन का नहीं होता। जैसे कि हम RBC को देखे थे कि RBC में उसका जीवन काल कितना हो रहा था, 120 दिन का होता था। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो इतना लाख होता है ये कितने में होता है, ऐसा तो है नहीं कि पूरे बॉडी में इतने 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में पूरे बॉडी में होते हैं। तो ये जो मापा जाता है, इसको मापा जाता है प्रति घन mm यानी मिलीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, यानी 1 घन मिलीमीटर में 1.5 से 4 लाख के बीच में प्लेटलेट्स होना चाहिए बॉडी में। ठीक है, जैसे कि हम बात कर लें कि डेंगू हो जाता है, तो डेंगू में क्या है, तब प्लेटलेट्स बहुत डाउन होने लगते हैं, जिससे क्या है, कमजोरी और बहुत सारी की बीमारियां उत्पन्न होने लगते हैं बॉडी में। ठीक है, और यहाँ पे हम बात कर लें
थोड़ी सी ये WBC में कि जो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट होते हैं जो कि मुख्य रूप से बॉडी को एंटीबॉडी का काम करते हैं। जब हमें एड्स होता है, ठीक है, तो एड्स रोगियों को क्या होता है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट ही सबसे ज़्यादा अटैक करते हैं, जो वायरस होते हैं एड्स के, HIV के, जिससे क्या होते हैं हमारे बॉडी में एंटीबॉडी की क्षमता यानी प्रतिरोधकता की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। और कम होने के बाद क्या है, बॉडी में प्रतिरोधकता कम हो जाती है। तो वो तो वायरस ऑलरेडी पहले है HIV के, जो कि बी और टी लिम्फोसाइट को फिनिश कर रही है, धीरे धीरे ख़त्म कर रही है, अपना वहाँ पे वर्चस्व बढ़ा रही है हमारे बॉडी के ब्लड में। लेकिन उसके बाद जब एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में कम हो जाती, प्रतिरोधकता कम हो जाती है, तो बहुत सारे वैसे बैक्टीरिया और वायरस इंटर करने लगते हैं बॉडी में और तरह तरह के बीमारियां फैलाने लगते हैं और बहुत सारे बीमारियों से ग्रसित हो जाता है व्यक्ति और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने देख लिया। अब हम आगे थोड़ी सी ब्लड के कार्य के बारे में बात कर ले लास्ट में, कि ब्लड का क्या क्या कार्य है मुख्य रूप से। उन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ से। तो हम सबसे पहले बात करेंगे ब्लड का वर्क ऑफ ब्लड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ब्लड के हम वर्क के बारे में यानी रक्त के कार्य के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कार्य। तो सबसे पहले तो ब्लड का जो कार्य होता है वो क्या होता है, CO2 व O2 का ट्रांसपोर्टेशन करना, ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ इसको एक्सचेंज कराना। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर हम दूसरे बात करें तो पोषक पदार्थों को विभिन्न कोशिकाओं तक लेके जाना, पोषक पदार्थों को विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाना, ठीक है फ्रेंड्स, विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाना। तो कोशिकाओं तक हमने देखा था कि जो ब्लड होते हैं वो क्या होते हैं, ग्लूकोज हो गया और उसमें एमिनो अम्ल हो गया, विटामिन हो गया, इन सारे चीज़ों को रुधिर के माध्यम से विभिन्न ऊतकों तक, विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाना। और हम बात कर ले तीसरे का, तो तीसरा क्या होता है, ताप नियंत्रण। तो ब्लड ताप को भी नियंत्रण करता है, हमारे बॉडी में जो टेम्परेचर उत्पन्न होता है उसको भी नियंत्रण करता है। तो इसको कैसे नियंत्रण करता है, जैसे कि हमारे बॉडी में विभिन्न प्रकार के ऑर्गन हैं, जैसे हम लीवर की बात कर लें, अग्नाशय की बात कर लें, ठीक है फ्रेंड्स, स्टेटाइन की बात कर लें, स्टोमक की बात कर लें। तो इस तरह से बहुत सारे अंग हैं जो क्या करते हैं, लगातार वर्क करते रहते हैं, उनके जो सेल्स हैं वो लगातार वर्क करते हैं और वर्क करने से क्या है, वहाँ से एनर्जी निकलती है और वो वर्क करने से क्या है, उन अंगों में क्या है, वहाँ पे ताप बढ़ता रहता है लगातार। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो उस ताप को, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ब्लड होता है हमारे बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है एनी टाइम, रुकता नहीं है कभी, ठीक है, तो उस ताप को लेकर वो क्या करता है, विभिन्न भागों तक, हमारे बॉडी के विभिन्न भागों में वितरण कर देता है, विभिन्न भागों में ले जाके छोड़ता रहता है। लगातार जो अंग हैं वो कार्य करते रहते हैं, ताप उत्पन्न करते रहते हैं, उस ताप को जो ब्लड है लेकर विभिन्न भागों तक फैलाता रहता है, इसलिए हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है मेंटेन रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से ताप नियंत्रण का भी कार्य करता है। और हम आगे बात कर लें, ठीक है, तो क्या है, अपशिष्ट पदार्थों का भी निष्कासन का काम करता है, अपशिष्ट पदार्थों का, ठीक है फ्रेंड्स, निकालने का काम करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से, जैसे कि अपशिष्ट पदार्थ हम बात कर लें कि कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ हैं, तो अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि हम जो विभिन्न मेटाबॉलिज्म क्रियाएं होती हैं, अब उपापचय की क्रियाएं होती हैं, उसमें क्या है, जैसे कुछ एडवांटेज मटेरियल जो निकल जाती हैं जो कि हमारी बॉडी की आवश्यकता नहीं होती है, उसको हम अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। वो अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से होते हैं, जैसे हम बात कर लें यहाँ पे कि अमोनिया युक्त पदार्थ, जैसे अमोनिया हो गया, ठीक है, यूरिया हो गया,
यूरिक एसिड हो गया, यूरिक एसिड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये विभिन्न जो अंग होते हैं हमारे, उनके द्वारा जनरेट किया जाता है। जो एनर्जी वाले पदार्थ होते हैं उन्हें वो विखंडित करके एनर्जी उत्पन्न कर देते हैं, और जो उनमें जो अवशिष्ट पदार्थ बचते हैं वो क्या है, ब्लड में मिलकर ब्लड के उन अंगों तक चले जाते हैं जो कि उत्सर्जी अंग बोलते हैं उन्हें। ये उन अंगों तक पहुंच के उत्सर्जी अंगों तक ये हमारे शरीर से एग्जिट हो जाते हैं। तो इसको ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है, तो इसको जहाँ से ये उत्पन्न होते हैं, जहाँ से ये बनते हैं, वहाँ से ब्लड लेकर उत्सर्जी अंगों तक ले जाते हैं। इसलिए ब्लड के कार्य में भी ये चीज़ आता है। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप कि ये सारे चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास जब भी लेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे हार्ट के बारे में, स्पेशली पढ़ेंगे जो ह्यूमन हार्ट है वो किस तरह फंक्शन करता है, उसका फंक्शन क्या होता है, वहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, उन सारे चीज़ों को जो थ्योरी सेक्शन को कंप्लीट करना है हमें करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि और लोगों तक वीडियो पहुँच जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।